तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। यूएस के हमले पर आईएईओ का रिएक्शन सामने आया। अमेरिका ने इंटरनेशनल कानून को तोड़ा है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, ये आईएईओ की तरफ से बयान। यूएस के हमले पर आईएईओ का रिएक्शन, अमेरिका ने इंटरनेशनल कानून को तोड़ा है और ऐसे में अमेरिका पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, तो सीधे तौर पर आईएईओ की तरफ से ये बयान सामने आया है। जिस तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से बयान आ रहा है और ये बड़े मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो नियम कहते हैं वो ये है कि किसी भी तरह से अगर कोई न्यूक्लियर साइट से बमबारी नहीं हो रही है, किसी भी तरह का हमला नहीं हो रहा है और उस पर अटैक कर दिया जाता है, तो ये नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है। तो यूएस के हमले पर आईएईओ का ये रिएक्शन, अमेरिका ने इंटरनेशनल कानून को तोड़ा है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। तो सीधे तौर पर ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर है जिस तरह से आईएईओ की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि यहाँ पर नियमों को तोड़ा गया है। ये गाइडलाइंस नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए और ऐसे में एक तरह से ये माना जाए कि आईएईओ की तरफ से अमेरिका के लिए बड़ा रिएक्शन है कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया गया है। अगर किसी भी न्यूक्लियर साइट से किसी तरह की बमबारी नहीं की जा रही है या जंग में उस न्यूक्लियर साइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप उसे खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया है, 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाने पर लिया है ईरान के, और ऐसे में अब आईएईओ की तरफ से बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है कि यूएस के हमले पर जिस तरह से आईएईओ रिएक्शन दे रहा है, आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में यूएस को घसीटा जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष चौधरी जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईएईओ की तरफ से बड़ा बयान सामने आ चुका है कि अमेरिका ने यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई है और जो गाइडलाइंस हैं एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए, उसका यहाँ पर एक तरह से अनदेखी करते हुए हमला किया गया। इसके चलते बड़ी कार्रवाई हो सकती है अमेरिका पर, क्या लगता है आपको सर? देखिए, जब से सोवियत यूनियन टूटा, तब से जो दुनिया का पावर बैलेंस है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के तरफ झुक गया और अमेरिका अपनी दादागिरी जो है वो वक्त वक्त पे फाइनेंशियल पावर्स का इस्तेमाल करके और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके अपना एक रसूख पूरी दुनिया पे कायम रखना चाहता है। और उस चीज को आपने बहुत जगह जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिनसे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं होता है, वहां भी दखलंदाजी करके वो अपना एक रसूख कायम रखना चाहते हैं। उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं जिनको वो जीवित रखना चाहते हैं। और उसी चीज में आप देखिए कि ईरान पे जो अभी उन्होंने हमला किया है, अमेरिका से ईरान का कोई सीधे तौर पे कोई सही उकसावा नहीं था, कोई खतरा नहीं था कोई खिलाफ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अमेरिका जो है इजराइल का साथ देने के लिए, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से जो है आपने देखा कि अमेरिका ने जो है वो एक अपने फायदे के लिए या कह लीजिए कि अपने एलाई की मदद करने के लिए और विश्व को एक संदेश देने के लिए और ईरान को खास तौर पे एक संदेश देने के लिए उसकी जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे B-2 बॉम्बर्स से हमला करके जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बंकर बर्स्टिंग जो बॉम्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जमीन के बहुत नीचे तक बहुत कारगर रूप से वार करते हैं ये। उनसे मुझे लगता है कि ये बात सही है कि शायद अब जो वहां न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी ईरान की, उसको मुझे लगता है कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अब ईरान की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है अमेरिका को कि जो 9 इनके एयरबेसेस हैं, जो आसपास के पड़ोसी देशों में एयरबेसेस हैं, उन पर अब निशाना सेट किया जाएगा, उन्हें टारगेट किया जाएगा। तो ईरान की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका कितना बड़ा असर अमेरिका पर पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत से देश ऐसे हैं, अब जैसे भारत के लिए भी एक बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि भारत के संबंध इजराइल से भी ठीक हैं और ईरान से भी ठीक हैं। और अब ऐसी स्थिति में जहां अमेरिका जो है वहां बॉम्बिंग करता है, तो भारत के ऊपर भी उसका एक डिप्लोमेटिक जो है
एक बहुत दुविधा वाली सिचुएशन भारत के लिए भी आगे उत्पन्न हो रही है कि वो खुले तौर पे इजराइल का समर्थन करे या ईरान का समर्थन करे। बहुत सी दिक्कतें अब मुझे लगता है डिप्लोमेटिक उस पे भारत के लिए भी खड़ी हो रही हैं इस वजह से। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई होना बहुत मुश्किल है। देखिए, आज चाहे यूएन हो, चाहे कोई भी ऐसी विश्व की संस्था हो, उसमें ज्यादातर अधिकांश फंडिंग जो है वो अमेरिका द्वारा की जाती है। तो अमेरिका का दबदबा जो है वो पूरे विश्व पे एक पूरी तरह कायम है। उसने अपनी पकड़ को बहुत मजबूत बनाया हुआ है। तो ये अपेक्षा करना कि किसी तरीके प्रैक्टिकल बात नहीं लगती है। जी, यानी आशीष जी आप ये कह रहे हैं कि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका हिस्सा या तो अमेरिका है या फिर कहीं ना कहीं फंडिंग वहां से हो रही है, और शायद इसी बात पर विचार भी क्या होगा अमेरिका की तरफ से, और जिसके बाद ये हमला किया गया। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके तहत अगर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है तो यहाँ सीधे तौर पर अगर किसी न्यूक्लियर साइट्स का इस्तेमाल बॉम्बिंग के लिए नहीं हो रहा है और नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा है, युद्ध के लिए नहीं हो रहा है, तो सीधे तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट में अमेरिका को ले जाया जा सकता है और उससे सवाल किए जा सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी है। देखिए, आप कोर्ट में ले जा तो सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, किस तरीके की होगी, ये एक संदेह के उसमें आता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, क्योंकि अमेरिका ने अपना दबदबा तो बनाया हुआ है। वही होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिका ने जो किया है वो गलत है। देखिए, अब भारत की स्थिति से इसको कंपेयर करिए कि जब भारत पे पाकिस्तान आतंकवादी हमले कर रहा था तो पाकिस्तान को वो बचाने के लिए अमेरिका बीच में दखल दे रहा था। और वहीं ईरान पे जो है, जो किसी भी तरीके से अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था, उनके ऊपर अचानक से जो है उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर देता है। तो और जबकि हम तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला भी नहीं कर रहे थे, हम तो केवल टेररिस्ट कैंप्स पे कर रहे थे, और तब भी मध्यस्थता करके उसको बीच में रुकवाने का प्रयास अमेरिका द्वारा किया गया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की ये दोहरी नीति है कि विश्व को वो कुछ और बताना चाहता है और अपने लिए कुछ और रखता है। मतलब अपने इंटरेस्ट को अमेरिका हमेशा आगे रखता है, दूसरी कंट्रीज के इंटरेस्ट को वो कहीं नहीं देखता है। अगर आप बिजनेस में भी देख लीजिए, जब टैरिफ्स लगाए गए, जब उस तरीके की बातें हुई, या लोगों को जो वहां काम कर रहे थे विदेशों से वापस अपने देश भेजा गया, तो ट्रंप जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो केवल केवल अमेरिकन हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और बाकी देशों को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विश्व में एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जितने जो देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ, उनको आप देखेंगे कि उनमें गोलबंदी जो है धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ मजबूती से होती जाएगी। बिल्कुल। और यानी यहाँ पर ये माने आशीष सर, जिस तरह से दो धड़ों में अब हम देख रहे हैं कि जो विश्व है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए ईरान को दिखाई दे रहे हैं और अब यमन का साथ भी मिल रहा है। तो ये माना जाए कि अब ये जो गुटबंदी है या फिर जो डिवीजन है वो शुरू हो चुका है। यानी कुछ देश होंगे जो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, कुछ होंगे जो ईरान का सहयोग करेंगे, और ये जो खेमेबंदी है, घेरेबंदी एक तरह से शुरू हो रही है। यानी दो धड़ों में विश्व बढ़ता हुआ फिलहाल शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से इसकी शुरुआत अब देखिए, आप केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है, ये एक ट्रेड में, यानी जो बिजनेस होता है उसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वहां मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, उसमें अपनी सुपीरियोरिटी को साबित करना, अपने जो आपका व्यापार क्षेत्र है उसमें दबदबा उसको बढ़ाना, दूसरी जो देश हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिका में कम आने देना और अमेरिका के प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में ज्यादा देना, यानी अपने अमेरिका के जो बिजनेस हैं उनको बढ़ावा देना और दूसरे देशों के बिजनेस को बैठाना, ये अमेरिका की नीति है। और इससे सीधा असर पड़ता है सबसे ज्यादा चाइना को, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और विश्व में सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो चीजें बनाकर भेजता है वो अमेरिका के बाद चाइना ही है। तो कहीं ना कहीं चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया आपका हो गया, रशिया तो पुराना ही कोल्ड वॉर है अमेरिका से, और उसमें अब आप देखेंगे ईरान और कई ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पे अमेरिका से जिनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है या है,
वो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि हो सकता है कि सीधे तौर पे लड़ाई या मिलिट्री वो नहीं, लेकिन जो बिजनेस है उस पे अपनी एक पकड़ बना करके कि अमेरिका से प्रोडक्ट्स ना लिए जाएं, या उस तरीके की जो सैंक्शंस अमेरिका बिजनेस का इस्तेमाल करता है अपनी सुपीरियोरिटी के लिए, अगर हो सकता है कि आप देखें कि ये जो उसके खिलाफ वाले देश हैं वो अपनी एक गुटबंदी करें और बिजनेस के माध्यम से जो है वो अमेरिका को कमजोर करने का एक प्रयास करें। जी बिल्कुल, तो ऐसा भविष्य में होने जा रहा है ये हम माने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस हमले के बाद जो अमेरिका ने अटैक किया है ईरान पर, इसके बाद कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट मिलने लगा है उसके सहयोगी देशों से जो ईरान की मदद करना चाहते हैं। और इस वक्त मेरी सहयोगी किरण भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। किरण, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है अमेरिका को कि 9 जो साइट्स हैं, एयरबेसेज हैं, वहां पर भी धमाके किए जाएंगे, उन्हें भी उड़ाया जाएगा, उसके बाद किस तरह के हालात रह सकते हैं इस जंग में? सीधे तौर पर जब अमेरिका की एंट्री यहाँ पर हो गई है तो अब ये युद्ध जो है वो भयावह होने वाला है। और इसी को लेकर के देखिए यूएन महासचिव गुटेरेस की तरफ से भी जो कहा गया, वैसे उनकी भूमिका जो है अभी बिल्कुल नगण्य सी एक मानी जाती है। जो स्ट्रॉन्ग स्टेप उनको उठाना चाहिए वो हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखिए काफ़ी समय से जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से मिलिट्री एक्शन भारत ने यहाँ पर किया, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान पर भी जो है जो है वहां पर कंट्रोल नहीं लगा पाया कि आतंकवाद को आपको पनाह नहीं देना है। यह तमाम चीजें रही जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप यूएन की तरफ से जिसके लिए उसका पूरा गठन हुआ था, बनाया गया था, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद यह युद्ध यहीं पर रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अमेरिका की एंट्री देखिए ईरान ने भी कह दिया है, खामेनेई की तरफ से कह दिया गया है कि जो बात आपने देखिए अभी जानकारी भी दी है कि 9 ठिकाने जिसको हम निस्तनाबूद कर देंगे, और वही अमेरिका भी ये कहता हुआ कि ऐसे कई और ठिकाने हैं जो हमारे निशाने पर है, हमने चुन करके रखा है, अगर ईरान यहाँ पर नहीं रुकता है तो हम जो है इस हमले को और ज्यादा जो है वो बढ़ा देंगे। और ऐसे में देखिए ईरान में बहुत बड़ी और भारी तबाही मचेगी। लेकिन ईरान के पक्ष में एक बात जरूर आती है, क्योंकि हमने देखा है प्रॉक्सी वॉर, जिस तरह से उनके पास में जो आतंकवादी संगठन है उसको कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जो है अब इसमें इन्वॉल्व कर देगा। देखिए हूती के तरफ से कही दिया गया है कि इस जंग में जो है अब हम सीधे तौर पर कूद रहे हैं, और ऐसे में रेड सी का जो एरिया है जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है वहां वो अमेरिकी जहाजों को जो है वो निशाना बनाएगा। तो ऐसी कई चीजें जो है वो अब निकल करके जो है गीतू देखिए निकल सामने आएगी। और ऐसे में इजराइल की भी किरण, और आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है जिस तरह से यूएन के महासचिव यहाँ पर चिंता तो व्यक्त कर रहे हैं लेकिन शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। और यही चर्चा हम कर रहे हैं आशीष जी से भी, क्योंकि ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हिस्सा या तो अमेरिका है, नहीं तो फंडिंग वहां से होती है, इसलिए कहीं ना कहीं सिर्फ चिंता व्यक्त की जा सकती है। आशीष जी, यही माना जाए, आगे कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देगा जैसे कि आप बता रहे हैं? देखिए अब ये डिपेंड करेगा कि जो ईरान है वो अपना क्या रुख रखता है। मुझे लगता है अगर ईरान जो है अगर रुक जाएगा अपनी जो लड़ाई है इजराइल के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां यहाँ पे कम से कम जो मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। लेकिन यदि ईरान रिटेलिएट करता है, यानी अभी भी जारी रखता है अगर सीधे तौर पे या किसी तरीके के हमले